Welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna start with Registration Act 1908. So it came into force on 1st January 1909. 1st Jan 1909 को it came on into force. अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों बना है? ताकि कुछ रिलायबल पब्लिक रिकॉर्ड रहे, कोई लीगल टाइटल। आप अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ बाद में, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं कि आपने अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को लेके? आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी? तो इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लीगल टाइटल। ये आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि नाउ इट इज़ रजिस्टर्ड। एक लीगल टाइटल क्रिएट हुआ है आपके नाम पे, और कोर्ट ये एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेगा, और फ्रॉड्स नहीं होंगे, ऑथेंटिसिटी रहेगी डॉक्यूमेंट्स में, और एक रिलायबल पब्लिक रिकॉर्ड रहेगा प्रॉपर्टीज़ वगैरह का। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये सारी चीज़ें बताता है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स है, कौन कौन से, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, किनको रजिस्टर करना चाहिए, विल्स हैं किनको रजिस्टर करना चाहिए मैंडेटरीली, या जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो ये सब हमें कौन बताता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये एक्ट क्या करता है? ये कंसोलिडेट करता है। क्या पहले मतलब इस एक्ट के आने से पहले रजिस्ट्रेशन के हर स्टेट में, हर प्लेस पे अलग अलग लॉज थे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये उन लॉज का कंसोलिडेशन है, सारे लॉज को मिला के कंसोलिडेट करके रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। और स्टेट गवर्नमेंट, देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट में, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, मतलब उनकी स्टेट में ही है, तो यहाँ पर ज़्यादातर रोल आप स्टेट गवर्नमेंट का ही देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह एक्सक्लूड कर सकता है जिस पे इसका ऑपरेशन नहीं करना है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st जनवरी 1909। 18 दिसंबर 1908 को ये इनैक्ट हो गया था। अब डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लॉज से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये तो एकदम मतलब कम डेफिनेशंस हैं, तो देख के जानी चाहिए। देर आर ओनली 10 डेफिनेशंस। तो एडिशन मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर प्रोफेशनल प्लेस, ट्रेड, रैंक, टाइटल ऑफ अ पर्सन। In case of an Indian, his father's name, or when he is usually described as a son of his mother, then his mother's name. मतलब ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन है, इंक्लूडिंग उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्रोफेशन क्या है उसका, रैंक क्या है, टाइटल क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो ये एडिशन इस एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन बताता है। देन बुक्स इंक्लूड पोर्शन ऑफ बुक्स, any number of sheet connected together with a view of forming a book or portion of book. डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी सेक्शन में। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तो हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कवर हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो तब उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है। अब इंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी एक एंट्री करी है इन राइटिंग किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। देन मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वर्ड क्या इंक्लूड करता है? लैंड, बिल्डिंग, हेरिटरी अलाउंसेस, हेरिडिटरी अलाउंसेस भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होते हैं। राइट टू वेज, लाइट,
फिशरीज, ferries, या any other benefit to arise out of land things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. But it does not include standing timber, growing crops or grass. Grass, crops और standing timber क्या होता है? Movable property होते हैं. So it is the most reliable definition of immovable property. So it does not include timber, growing crops or grass. It includes land, building, hereditary allowances, right to way, fisheries, ferries या other benefit arising out of land. ठीक है. अब लीज क्या होता है? Again an important definition. Counterpart, काबूलियत, undertaking to cultivate, occupy and agreement to lease. क्या होता है ये? कोई काउंटर पार्ट होता है, काबूलियत भी एक डॉक्यूमेंट होता है. देन अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई, कोई अंडरटेकिंग होती है कि इस लैंड को कल्टिवेट करने की या ऑक्यूपाई करने की. एंड अग्रीमेंट टू लीज होता है वो. देन माइनर की डेफिनेशन. देन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? स्टैंडिंग टिम्बर जो ऑब्वियसली मूवेबल नहीं होता है. ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये तो आएगा ही, ये हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में ही देख लिया था. देन फ्रूट्स, जूस इन द ट्री, उसका जो भी जूस होता है ट्रीज में से रबर निकलता है वो क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होता है. प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट्स, जूसेस ऑफ द ट्रीज. देन गार्जियन कौन, रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? गार्जियन ऑफ माइनर होता है, या फिर जो भी लीगल क्यूरेटर होता है किसी ल्यूनेटिक पर्सन का या इडियट पर्सन का, उसका जो भी टेक केयर कर रहा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है. देन पार्ट 2 में देखेंगे हम ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट. इट टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट. तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था पावर सारी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है. यहाँ इस पूरे एक्ट में आप स्टेट गवर्नमेंट ही देखेंगे. तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन हर टेरिटरी के लिए. तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन इंस्पेक्टर जनरल की पावर एक्सरसाइज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और किस पे पावर कन्फर होनी चाहिए किस ऑफिसर पे, तो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. अब इंस्पेक्टर जनरल क्या कोई और भी ऑफिस होल्ड कर सकता है क्या? तो हाँ, पॉसिबल है कि वो कोई अदर ऑफिस होल्ड कर रहा हो, किसी और डिपार्टमेंट का भी ऑफिसर हो अंडर द गवर्नमेंट, तो वो इंस्पेक्टर जनरल भी हो किसी टेरिटरी का. देन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. उन्हें ऑल्टर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर करेगी. और वो ऑल्टर करके कहाँ नोटिफाई करेगी? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी. अब रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार कौन होंगे? स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो ही अपॉइंट करेगी. एक रजिस्ट्रार बहुत सारे सेवरल डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार भी हो सकता है, और एक सब रजिस्ट्रार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का सब रजिस्ट्रार भी हो सकता है. और सब डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर अलग अलग भी अपॉइंट करना हो तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी. सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रजिस्ट्रार्स की इस डिस्ट्रिक्ट में कौन रजिस्ट्रार होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में कौन, वो इट्स इन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार बनाएगी और हर सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार बनाएगी. अब अगर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस अमेलगमेट हो चुका है, मतलब एक ही ऑफिस, एक ही पर्सन सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी भी निभाएगा और रजिस्ट्रार की भी,
तो जो भी अपील्स होंगी उसके ऑर्डर से, जो सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर से जो अपील होगी ना, वो ही पर्सन नहीं सुनेगा। तो ये बोल रहा है सेक्शन 7 क्लॉज 2। अब हमने जनरल इंस्पेक्टर तो देख लिया। अब ये जो इंस्पेक्टर है ना सेक्शन 8 में, ये क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं जनरल इंस्पेक्टर के। तो सेक्शन भी याद करने हैं। तो सेक्शन 8 इज सबॉर्डिनेट टू सेक्शन 3। ये इसका सबॉर्डिनेट है। इसमें आता है जनरल इंस्पेक्टर और इसमें आता है इंस्पेक्टर। तो कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफिसर टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगा। एंड एवरी इंस्पेक्टर शैल बी सबॉर्डिनेट टू इंस्पेक्टर जनरल। अगर रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से एब्सेंट हुआ तो उसकी ड्यूटीज़ कौन निभाएगा? तो वो कौन डिसाइड करेगा? इंस्पेक्टर जनरल डिसाइड करेगा कि कौन उसकी ड्यूटी, रजिस्ट्रार की ड्यूटी उस टाइम निभाएगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई और नहीं, किसी और पर्सन को, रजिस्ट्रार को अपॉइंट नहीं कर लेती तब तक, जब तक उसकी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो जाती तब तक। नहीं तो फिर जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द लोकल लिमिट, जिसके लोकल लिमिट्स में जो रजिस्ट्रार बैठता है, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दैट लोकल लिमिट, वो एज रजिस्ट्रार की सारी ड्यूटी निभाएगा। और अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट हो रहा है तो वो सब रजिस्ट्रार को भी अपनी ड्यूटीज़ पकड़ा सकता है। और अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो फिर रजिस्ट्रार उसकी ड्यूटी निभा सकता है। अब अगर स्टेट जो भी इंस्पेक्टर जनरल है वो कोई भी अपॉइंटमेंट अगर करेगा तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, कि उनके ऑफिसर्स इस्टेब्लिश होंगे, ये सेक्शन 14 में दिया है। सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर सेक्शन 15 में दिया है कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के पास सील होगी। देन रजिस्टर बुक्स, फायर प्रूफ बॉक्सेस, जो ऑफिस होगा ना रजिस्ट्रार का, उसमें वो लोग क्या करेंगे, पूरी बुक्स मेंटेन करके रखेंगे। और इस पे जो बुक्स हैं जो रजिस्ट्रार मेंटेन करेंगे, उसको कौन नंबरिंग वगैरह, उस बुक्स पे कौन अथॉरिटी होगी, किसकी? इंस्पेक्टर जनरल की अथॉरिटी होगी। जो भी गाइडलाइंस होंगी उस बुक के लिए मेंटेन करने के लिए, वो इंस्पेक्टर जनरल ही देगा विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उस पर सैंक्शन करेगा। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पेजेस ऑफ सच बुक्स, कि क्या क्या नंबर होना चाहिए उस पर प्रिंट, नंबर ऑफ पेजेस इन ईच बुक, एक बुक में कितने पेजेस होने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, हर ऑफिस में फायर प्रूफ बॉक्स भी रखवाएगा, जिसमें जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सेफ कस्टडी में रहेंगे विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन सच डिस्ट्रिक्ट विच आर कनेक्टेड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके सारे रिकॉर्ड्स एक फायर प्रूफ बॉक्स में। पहले ऐसा होता था कि आग लग गई, सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, अब कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो एक फायर प्रूफ बॉक्स भी बनाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब 16A क्या बोलता है? 16A 2001 में आया था, एक्ट 48 से इंसर्ट हुआ था। तो 16A बोलता है कीपिंग बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्केट्स एक्सेट्रा। तो जो बुक्स की बात करी ना हमने, वो मेंटेन हो सकती है कोई कंप्यूटर फ्लॉपीज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, जैसा कि इंस्पेक्टर जनरल या स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन करे। अब पार्ट 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस बारे में बात करता है? रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या रजिस्ट्रेबिलिटी है, क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। तो 17 बात करता है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरीली रजिस्टर होने ही चाहिए, कंपल्सरीली रजिस्टर होने ही चाहिए। और सेक्शन 18 बात करता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है।
तो किस किस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सेक्शन 17 के अंडर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी एज अ गिफ्ट दे रहा है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहा है। टीपीए में हमने पढ़ा था कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट्स के फॉर्म में आती है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से कम है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट उसकी वैल्यू अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये कौन बोलता है? टीपीए भी बोलता है। और यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे ये 100 रुपीज़ वाले वैल्यू की बात, कि अगर कोई गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कोई नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है। अब टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे विल हो गई, जो किसी इंसान के मरने के बाद एक्टिव होती है। तो यहाँ हम नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जो किसी के लाइफ टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है, उस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑपरेट हो रहा है टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, वेदर वेस्टेड और कंटिंजेंट, ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड। देखो इसमें आ गया ये 100 रुपीज़ का क्लॉज। अगर कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, विच क्रिएट, डिक्लेयर एनी राइट और टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द वैल्यू 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का या नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइट क्रिएट कर रहा है, राइट, इंटरेस्ट, टाइटल, ये सब क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है किसी पर्सन के ऊपर, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, या तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट है या कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट मतलब किसी कंडीशन पे हो रहा है और उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी 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 मैंडेटरी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब क्लॉज सी क्या बोलता है? नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्नॉलेज कर रहा है ऑफ एनी रिसीट या पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कोई पैसा अगर आने का कोई भी रिसीट है उसको एक्नॉलेज कर रहा है नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, तो ऑन अकाउंट ऑफ किसके अकाउंट्स पे? या तो क्रिएशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन, एक्सटेंशन ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। ऊपर हमने बात करी थी बी में कि नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो कि राइट क्रिएट कर रहा है, टाइटल क्रिएट कर रहा है, ये एक्नॉलेज कर रहा है उस टाइटल को, और कंसिडरेशन को एक्नॉलेज कर रहा है उस टाइटल के लिए। मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी का पैसा दोगे तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो आपके पास कंसिडरेशन आएगा उसका, तो कंसिडरेशन का जो एक्नॉलेजमेंट है ऑफ द कंसिडरेशन वो नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट होगा ऑब्वियसली, उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा की हो। अब जनरली लोग लीज़ 11 महीने की बनवाते हैं, क्योंकि अगर 12 महीने की बनवा ली, 1 साल की अगर बनवा ली तो रजिस्टर करना पड़ता है। तो लीज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लीज़ पे दे रहे हैं तो उसका रेंट कितना आ रहा है आपके पास वो सब लिख के रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग, असाइनिंग एनी डिक्री। अब देखो ई क्या बात करता है कि कोई ऐसी डिक्री है कोर्ट ने जो पास करी है जो कि कोई राइट क्रिएट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, असाइन कर रही है, लिमिट कर रही है, एक्सटिंग्विश कर रही है एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। किस चीज़ का? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है, उसका कोई भी राइट डिक्लेयर कर रही है। मान लो आपका कोई केस चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उस पर डिक्री पास हो गई है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, तो ये डिक्री ने क्या किया? राइट क्रिएट कर दिया, आपका टाइटल क्रिएट कर दिया इस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और इस डिक्री और ऑर्डर को आप क्या कर रहे हैं? किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
क्या असाइन कर रहे हैं, किस पे, एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे। अब जैसे कोई कंपनी है, उसका कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है और उसका ना इंसॉल्वेंट हो गई है वो कंपनी। तो उसका किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी उस पर्सन की होगी, कंपनी की होगी या किसी और कंपनी की होगी। तो कोर्ट ने ये बोल दिया है कि ये प्रॉपर्टी उस कंपनी की होगी जिस पे इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी वो कंपनी का ओनर क्या कर सकता है, किसी और को नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे ये डिक्री ट्रांसफ़र कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी देखो अब मेरी कंपनी के नाम है, मेरा जो लोन वगैरह है वो आप अब देख लो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये डिक्री, ये अब आपकी हुई। तो ऐसा कर सकता है वो, इसको उसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली करवाना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से ऊपर है तो। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऑफिशियल गैजेट में क्या करवा सकता है, किसी भी लीज को एग्जेम्प्ट करा सकता है फ्रॉम रजिस्टरिंग अगर उसकी 5 साल से नीचे की लीज है अगर वो, और उसका रेंट जो आ रहा है ना वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रहा है एनुअल रेंट, तो उसको एग्जेम्प्ट करवा सकता है स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या बात कर रहा है, टू ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात कर रहा है फॉर कंसिड्रेशन, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं अपना 10 एकड़ ज़मीन आपके नाम कर दूंगा 2 करोड़ रुपए में। तो ये चीज़ भी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अब ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता है, कॉम्पोजिट डीड्स पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर बिकॉज इट इज़ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ जॉइंट स्टॉक ऑफ द कंपनी, शेयर्स वगैरह पे अप्लाई नहीं होता है। डिबेंचर्स अगर इशू हुए हैं बाय एनी कंपनी, कोई भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, नॉट क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग राइट, टाइटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात नहीं कर रहे हैं डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जैसे हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन उनका भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर अगर किसी प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर चार्ज क्रिएट कर दिया है वो डिबेंचर्स इशू करके, तब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी डिबेंचर का ट्रांसफ़र या इंडोर्समेंट भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A, मतलब जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट का देखा था ना, तो उसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई राइट क्रिएट नहीं कर रहा है या टाइटल क्रिएट नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है, वो मेनली किस चीज़ की बात कर रहा है, किसी और डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने की बात कर रहा है, जो कि अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई एक डॉक्यूमेंट है जो किसी और डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना आपका, ये वाला डॉक्यूमेंट किसी प्रॉपर्टी के राइट क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो हमें इस वाले डॉक्यूमेंट को तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, पर इस डॉक्यूमेंट जो कि इस डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने की बात कर रहा है, इसको रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। अगर मैं ये डॉक्यूमेंट बना के देती हूँ कि आप ए से ये वाला डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, मैं बी को बोलती हूँ कि तू जाके ए से ये डॉक्यूमेंट बी, जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट एम और डॉक्यूमेंट एन, ये नाम दे देते हैं। तो मैं बी को बोलती हूँ कि तू डॉक्यूमेंट एम जो है वो जाके ए से ले लेना, और ए जो एम डॉक्यूमेंट है ना उसमें मेरी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल है, वो तेरे नाम हो गई। तो ये जो एन डॉक्यूमेंट जो मैं बी को दे रही हूँ ना, जिस पे ये सब चीज़ें लिखी है कि तू ये जाके ए से कलेक्ट कर लेना इस जगह, इस प्लेस पे, तो इसको मुझे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होगी, बट ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। तो ये बात कर रहा है आपका 5th। कोई भी ऐसा डिक्री है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एक्सेप्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का की बात हुई है उस डिक्री में,
उसके कॉम्प्रोमाइज़ किया सेटलमेंट, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्री पास हुई है, उसके अलावा कोई और डिक्री रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ग्रांट करती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना नहीं ज़रूरी होता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, कोई रेवेन्यू ऑफिसर अगर कहीं ऑथोराइज्ड है किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराने के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन उसका कराने की ज़रूरत नहीं होती है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहाँ जो रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन करा रहा है जिसके थ्रू। देन एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि ग्रांट कर रहा है, क्या ग्रांट कर रहा है, कोई लोन दिलवा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब किसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखवा रहा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन, उसका ऑर्डर है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है। कोई भी चैरिटेबल एंडोमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर वेस्ट हो रही है फॉर द चैरिटेबल एंडोमेंट, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है अगर उसके लिए कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो एनी इंडोर्समेंट ऑन मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ द होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ मॉर्गेज मनी, मतलब अगर कोई भी मॉर्गेज डीड थी और किसी ने उस पर पेमेंट किया है, ठीक है, और उसका किसी ने एंडोर्समेंट कर दिया एक्नॉलेज करते करते, यस रिसीव्ड द पेमेंट, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। देन सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी पब्लिक ऑक्शन के थ्रू अगर प्रॉपर्टी परचेज करी जा रही है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ सेल आपको दिया जा रहा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी है टू अडॉप्ट अ सन, तो ये अडॉप्शन से रिलेटेड है और ये भी रजिस्टर होना ही चाहिए ताकि अडॉप्शन में कोई फ्रॉड्स वगैरह ना हो, विच इज़ नॉट कन्फर्ड बाय अ विल, तो ये चीज़ भी आ सकती है एमसीक्यूज़ में। देन 18 की बात करेंगे। 18 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स टू विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 17 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन of documents which is mandatory. Registration of such documents are mandatory is covered by section 17 and section 18 talks about registration of documents that is optional. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं? इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन गिफ्ट्स एंड विल्स। तो गिफ्ट्स हमने ऑलरेडी सेक्शन 17 में देख लिया था कि गिफ्ट्स रजिस्ट्रेशन करना, जो भी गिफ्ट्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पर अदर देन गिफ्ट कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और विल्स आर ऑलवेज, भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का 100 रुपये से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी का विल हो ट्रांसफ़र करने का, वो ऑप्शनल ही रहता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि विल्स आर ऑलवेज ऑप्शनल और गिफ्ट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक मैंडेटरी चीज़ की बात हो गई या एक ऑप्शनल चीज़ की बात हो गई। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि राइट क्रिएट कर रहे हैं ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेस देन ₹100, जिसकी जो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफ़र के इंस्ट्रूमेंट हैं या राइट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम की है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। देन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग द रिसीट और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कोई भी आपने टाइटल ट्रांसफ़र किया, उसका रिसीट है फॉर द कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट की रिसीव हो गई है कंसिडरेशन। तो ये 17 में हमने टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, पर यहाँ पर ओनली इंस्ट्रूमेंट है, तो सॉरी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी, यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है जिसमें टेस्टामेंट्री भी इंक्लूडेड है। एक्नॉलेजिंग द रिसीप्ट ऑफ एनी कंसिडरेशन, किसी राइट क्रिएट होने की बात हो रही है, इंटरेस्ट क्रिएट होने की बात हो रही है, उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कि इस चीज़ के पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है।
तो 17 और 18 में से अगर ये वाला क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट की बात हो जाता है, तो अगर नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है तो फिर 17 पे आ जाएंगे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अगर नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, और अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है तो ऑप्शनल। तो नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट में मैंडेटरी होता है कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीट, और टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल होते हैं उसमें ऑप्शनल होता है। तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो जो 1 साल से नीचे की जो लीज़ हैं, 11 महीने की, 6 महीने की, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। और जो हमने एग्जेम्प्टेड लीज़ की बात करी थी ना कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देता है कुछ लीज़ को जिसकी 5 साल से कम की लीज़ है और 50 रुपये पर एनम से कम आ रहे हैं अगर उस पर, तो एग्जेम्प्ट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट। वो एग्जेम्प्टेड लीज़ भी ऑप्शनल होती है, वो एग्जेम्प्टेड लीज़ भी ऑप्शनल होती है रजिस्ट्रेशन करवाना। आप कोई भी अगर डिक्री पास हुई है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जिसकी 100 रुपये से कम की वैल्यू है, तो हमने सेक्शन 17 में देखा था जिसकी 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है और उस पर अगर कोई राइट क्रिएट कर रही है वो डिक्री, उसका अगर ट्रांसफ़र हो रहा है उस डिक्री का, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बट यहाँ पर उसकी वैल्यू 100 रुपये से अगर कम है तो फिर नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल। फिर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं अदर देन विल विच परपोर्ट्स और ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन एक्सटिंग्विश एनी राइट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। विल्स ऑलवेज ऑप्शनल होते हैं। देन अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड, जो सेक्शन 17 में नहीं दिए गए हैं वो हम ऑप्शनल ही मानेंगे। अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोई ऐसी लैंग्वेज में है जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अनलेस आप उसकी ट्रू ट्रांसलेशन कॉपी लेके आते हैं किसी ऐसी लैंग्वेज में जो कि रजिस्ट्रार के पास जो डिस्ट्रिक्ट में यूज़ होती है। तो ये सेक्शन 19 बोलता है। देन 20 क्या बात करता है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ ब्लैंक पार्ट अगर दिखाई दिया या कोई भी इरेज किया हुआ पार्ट दिखाई दिया या कोई भी ऑल्टरेशन अपीयर हुआ, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर मना कर सकता है, अनलेस, अब देखो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, मान लो कुछ अमाउंट लिखा हुआ है 50,000 की मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैं इसके नाम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और 50,000 को काट के 45,000 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑल्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर अगर वो साइन कर देता है या अपना इनिशियल कर देता है, जो भी पर्सन वो डॉक्यूमेंट लेके आया है वो अपना साइन या इनिशियल लिख देता है उस पर, तो वहाँ जहाँ उसने ऑल्ट्रेशन किया है वहाँ उसके पास में एक साइन करना पड़ेगा उसे। अगर साइन कर देता है तो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर बोल सकता है कि रजिस्टर कर सकता है उसको, पर अगर वहाँ साइन नहीं किया है तो वो मना कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशन है ऑब्वियसली। तो 21 किस बारे में बात करता है, आपने कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट देखा है, उसमें पूरा मैप्स वगैरह बने होते हैं कि कहाँ सिचुएटेड है, क्या उसका मैप है, कहाँ से क्या जाना है, वो पूरे बने हुए अगर नहीं है नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे पूरे मैप्स वगैरह बने हुए नहीं हैं तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, उसके रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये मैंडेटरी क्लॉज है कि उस पर मैप्स वगैरह बने होने चाहिए और पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर सके पूरा कहाँ नॉर्थ में सिचुएटेड है, किस स्ट्रीट में सिचुएटेड है, पूरा मैपिंग होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। देन क्या एरिया ऑफ स्क्वायर फीट है। फिर उसके बाद पार्ट 4 में आएंगे ऑफ टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट। तो कब प्रेजेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है। तो विल के अलावा कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है वो विद इन 4 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके विद इन 4 मंथ्स तक हो ही जाना चाहिए। और अगर कोई डिक्री पास हुई है, ऑर्डर पास हुआ है
तो वो भी विद इन 4 मंथ ऑफ द ऑर्डर, जब से वो पास हुआ है विद इन 4 मंथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अनलेस अगर ऑर्डर अपीलेबल है, अगर डिक्री अपीलेबल है तो कब उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, 4 मंथ्स कब से काउंट होंगे, जब उसकी फाइनल डिक्री पास हो जाएगी ना। फाइनल डिक्री मतलब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आपका ऑर्डर था, आपका ऑर्डर आपने दिया, फिर मतलब आपने अपना सूट रजिस्टर करवाया, इंस्टीट्यूट कराया, फिर उसके बाद उसका अपील करने गए आप हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होगा ना। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पास हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, उसकी 4 महीने तक आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। अब सेक्शन 23A क्या बोल रहा है, री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन जिसमें रिक्वायर्ड होता है रजिस्ट्रेशन, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं बाय द रजिस्ट्रार उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, पर उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किसने किया था, किसी ऐसे पर्सन ने प्रेजेंट किया था जो कि एम्पावर्ड नहीं था उसे प्रेजेंट करने के और रजिस्टर करवाने के। मतलब किसी पर्सन के पास ना पावर ऑफ अटॉर्नी थी, ना कोई अथॉरिटी थी कि उसको रजिस्टर कराया जाए, पर फिर भी उसने जाके रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया और रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड माना जाएगा। अब जिस पर्सन को जो एक्चुअली ऑथोराइज्ड है उसे रजिस्टर करवाने के लिए, जो क्लेम कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ इनवैलिड। कि जब उसे पता चला, जिस डेट को उसे पता चला कि वो उसका रजिस्ट्रेशन किसी ऐसे पर्सन ने कराया है जो ऑथोराइज नहीं है, उसने जाके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया डॉक्यूमेंट का, तो वो 4 महीने के अंदर अंदर जाएगा और उस डॉक्यूमेंट का री रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था, सफिशेंट कॉज है, रीज़न है बिलीव करने का, तो वो वापस रजिस्ट्रेशन कर देगा और पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। अब 24 क्या बोलता है, सेक्शन 24, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 1 जनवरी को पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, 8 जनवरी को एग्जीक्यूट हुआ, फिर 4 फरवरी को एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1 अप्रैल को एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1 मई को एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, जब वो लास्ट एग्जीक्यूट हुआ है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ईच रजिस्ट्रेशन। मतलब हर रजिस्ट्रेशन के 4 महीने बाद, मतलब जनवरी का उसे कब कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसे अप्रैल के एंडिंग या मई के स्टार्टिंग में कराना पड़ेगा। विद इन 4 मंथ्स कराना पड़ता है, तो अप्रैल तक उसे करवाना पड़ेगा जनवरी का। मतलब 1 मई से पहले पहले उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो ये 4 फरवरी का है, इसे मई तक कराना पड़ेगा उसे रजिस्टर। तो ऐसा करके ये बोल रहा है सेक्शन 24 कि अगर स्कैटर्ड वे में है तो उसे ईच रजिस्ट्रेशन के, ईच एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब 25 क्या बोलता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन के 4 महीने बाद, एग्जीक्यूशन के 4 महीने तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका, तो क्या कर सकता है, अगर कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था या अर्जेंट नेसेसिटी थी उसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, तो विद इन 4 मंथ्स, मतलब इस 4 महीने के अगले 4 महीने तक अगर वो चला जाता है तो उस पर 10 टाइम्स तक का फ़ाइन लग सकता है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ना, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लो 100 रुपये थी, तो उसका 10 टाइम्स मतलब 1000 रुपये का फ़ाइन लग सकता है, 1000 रुपये तक का। अगर वो अगले 4 महीने में, अगले फर्दर 4 महीने में के अंदर अंदर लेके आ जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ाइन लेके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसका। तो ये चीज़ कौन डील करेगा, रजिस्ट्रार डील करेगा। अगर सब रजिस्ट्रार के पास भी कोई रिक्वेस्ट आती है ऐसी, तो वो फॉरवर्ड कर देगा रजिस्ट्रार को।
अपने सुपीरियर रजिस्ट्रार को। अब 26 बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी पार्टी है, ये सारी पार्टीज इंडिया के बाहर हैं और वो ऑब्वियसली इंडिया में आके डॉक्यूमेंट तो जो रजिस्ट्रार है उसको दे नहीं पाएगी ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, अब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है तो फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है और उसके इंडिया आने के 4 महीने के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा लिया है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा विद प्रॉपर फी, रजिस्ट्रेशन फीस उसके साथ उसे एक्सेप्ट कर लेगा और रजिस्टर करवा देगा। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है किसी पार्टी से, या तो सारी पार्टीज आउट ऑफ इंडिया है या एक पार्टी आउट ऑफ इंडिया या कोई भी पार्टी आउट ऑफ इंडिया उस डॉक्यूमेंट की, और वो 4 महीने के अंदर अंदर, एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर अंदर अगर रजिस्टर नहीं हुई, तो इंडिया आने के 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर कराई जाएगी। अब 27 विल की बात करता है। विल के लिए भी क्या 4 महीने की गाइडलाइंस है क्या? तो विल के लिए 4 महीने का कुछ भी नहीं है। बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन, जो विल बना रहा है, बिफोर हिज डेथ वो उसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है उसका विल का, अगर वो चाहे तो विल इज़ ऑलवेज ऑप्शनल, इट्स registration is always optional. So we have covered the main topics of this act. बाकी का we'll study in our next video.